बट वो वो है बहुत बहुत ही ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और और इस इस टॉपिक के टॉपिक के साथ साथ उसको उसको मर्ज मर्ज करना करना ज़रूरी ज़रूरी था, इसलिए हमने मर्ज किया हुआ है। तो जो टॉपिक रिपीट होगी वो आपका रिवीजन हो जाएगा और बेसिक और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बेहतर हो जाएगी। तो जैसा आप लोग शब्दों से समझ रहे होंगे कि सोशल वर्क क्या है और सोशल जस्टिस क्या है। तो बेसिकली सोशल वर्क सोशल जस्टिस के लिए ही काम करते हैं, है ना, सोशल वर्क प्रोफेशनल्स। और सोशल वर्क में यही बताया जाता है। एक मिनट आप लोग होल्ड पे रहना, ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कुछ लोग एट द मोमेंट ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैंने पहले ही भेज रखा है उनको गूगल पे लिंक, लेकिन वो देखते नहीं। तो सोशल वर्क और सोशल जस्टिस का जो एक कह सकते हो कि दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं और दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जस्टिस मतलब कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और सामाजिक न्याय कब मिलेगा, जब आपकी अधिकारों को लेके कोई आपको समझाने वाला होगा, कोई बताने वाला होगा, यानी एडवोकेसी करने वाला होगा। तो जो सोशल वर्क प्रोफेशनल्स हैं, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ एडवोकेसी ऑन द बिहाफ ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। अब वल्नरेबल सेक्शन कौन हो सकता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी हो सकता है, पर्सन विद नीड ऑफ हेल्थ केयर हो सकता है, जो जिसके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल हार्डशिप है, मेंटल हेल्थ इश्यूज जिसके साथ है वो हो सकता है। और ये जो सोशल वर्क प्रोफेशनल्स होते हैं, चूंकि ये ग्रास रूट प्रॉब्लम से अवेयर होते हैं, ये थियरी तो पढ़ते हैं, साथ साथ थियरी के साथ साथ ये जो है प्रैक्टिकल भी करते हैं, यानी कम्युनिटी में भी जाते हैं। तो इनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ज्यादा अच्छे से जो है पता होता है, तो इसलिए इनको पॉलिसी रिफॉर्म में और पॉलिसी मेकिंग में भी इनकी इनपुट्स ली जाती है। अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, अदरवाइज विदाउट सोशल वर्कर कोई भी पॉलिसी फ्रेम ही नहीं किया जा सकता है किसी भी नेशन का। ठीक है, तो सोशल वर्क और सोशल जस्टिस को अलग से हम नहीं देख सकते, हम दोनों को एक साथ रख के देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आज सोशल जस्टिस और सोशल वर्क साथ साथ क्या कोरिलेशन है उसको देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब कि जो एक वल्नरेबल सेक्शन है, उसमें उसको वेलफेयर उसके साथ चैरिटी करके, उसका वेलफेयर करके और उसका डेवलपमेंट करके कैसे एम्पावरमेंट तक लाना है। ठीक है, हमेशा हम उसे चैरिटी के जो है चैरिटी करके ही नहीं चला सकते ना। चैरिटी मतलब कि उसको खाने के लिए दे दिया, उसको कपड़ा पहनने के लिए दे दिया, उसको ओढ़ने के लिए दे दिया। बट हमारा मेन एम क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिसफंक्शनल है, उसको कैसे हम इनेबल करें और इनेबल करके वो उसको इतना जो है इनेबल कर दें जिससे वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल पाए। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ना कि डिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो वो कंडीशन लाने को हम एम्पावरमेंट कहते हैं, जिसमें उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग हो, जिसमें उसका अपना फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, किसी और पे ना हो, तो वही है एम्पावरमेंट। अब सोशल जस्टिस इंश्योर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप रिसीव सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो वो जो सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी है, हमेशा जीवन भर सपोर्ट नहीं देना है, सपोर्ट एक बार देना है और उस सपोर्ट की वजह से वो एम्पावरमेंट तक पहुंच जाए और अपॉर्चुनिटीज में उसको जो है पार्टिसिपेशन मिल पाए। तो एम्पावरमेंट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर सेल्फ एडवोकेसी इन हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। तो जो इसमें हेल्प करता है गवर्नमेंट को, किस माध्यम से करता है? विद सम काइंड ऑफ स्कीम, पॉलिसी, एक्ट, जो उसके राइट्स को, उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करके फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है। तो नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एक काफी बढ़िया इनिशिएटिव है जो विमेन के एम्पावरमेंट की बात करता है। एंड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हेल्प करता है। तो ये दोनों एक्ट एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए इस एक्ट का डेट याद रखना बहुत जरूरी है। देन सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट की आपका जो सोशल कनेक्शन है, उसमें आप और लोगों की अपेक्षा किस स्थान पे हो। जो हम स्ट्रेटिफिकेशन शब्द यूज करते हैं,
उसके हिसाब से क्लास के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, फाइनेंस के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे आपको एक इस डेटा में फिट कर दिया जाता है। तो सोशल डेवलपमेंट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय एड्रेसिंग पॉवर्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, यानी आपका आपके पास इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, एजुकेशन आपकी अच्छी है, आप पॉवर्टी से ऊपर उठ चुके हैं, इट मीन्स कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल बेहतर होने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना उसमें हेल्प करती है। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या काम है? इंश्योर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द पुअर। एंड आयुष्मान भारत जो एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो 5 लाख रुपए पर फैमिली प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, किसी को सबसे ज्यादा इंडिया में कंडीशन किससे खराब होती है? सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई तो पता लगा खेत बिक गए, घर बिक गया, ठीक है, और फिर भी उसको जो है हम टाइम पर बचा नहीं पाए। तो उसको ओवरकम करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम का काफी बड़ा रोल है इंडिया में। और दूसरा इससे संबंधित आपने देखा होगा रैन। रैन मतलब राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का क्या काम है? जो इसमें 3 अलग अलग टाइप की जो है डिजीज को काउंट किया है, जो 3 क्या लगभग और ज्यादा डिजीज हैं, जिसमें 3 तरीके की क्लास निर्धारित की है। क्लास क्या है कि जो 1 टाइम ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है बट पैसा बहुत लगेगा, जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है और पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा, और एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें मोर देन 50 लाख रुपीज लगते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत 3 क्लास बनाया हुआ है, और इन क्लास के वजह से क्लास के कैटेगराइजेशन में जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है उसके अप्रूवल के बाद जो है आपको मिल सकता है वो ट्रीटमेंट। अब इसमें ये भी है कि जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं उनकी भी लिस्ट अलग है। तो जब आप आरएएन का वेबसाइट खोलोगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का वेबसाइट खोलोगे, तो उसमें राष्ट्रीय आरोग्य निधि का एक सेक्शन आएगा। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के सेक्शन पे जब जाओगे तो पूरी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। एक बार पढ़ना जरूर हो गाइडलाइन, उसमें बहुत सारी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। उसमें एक आएगा ऑर्फन डिजीज, ऑर्फन डिजीज या ऑर्फन डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्फन मतलब यहाँ वो वाला नहीं है, ऑर्फन मतलब जो होमलेस होते हैं या पेरेंट्स जिनके नहीं होते हैं। ये ऑर्फन डिजीज मतलब ऐसा डिजीज जो रेयर डिजीज है, जिसकी रेयर डिजीज का एक टाइप है जिसकी कोई सस्ती ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है। बाहर से कुछ जो है इक्विपमेंट्स मंगाने पड़ते हैं, कुछ इंजेक्शन मंगाने पड़ते हैं, मेडिसिन मंगाने पड़ते हैं। तो ऐसे रोग की ट्रीटमेंट को ऑर्फन मेडिसिन भी बोलते हैं। ऑर्फन डिजीज को के मेडिसिन को ऑर्फन मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि एक लंबा प्रोसीजर है, बट हाँ ऐसे कंडीशन जिसमें लंबे ट्रीटमेंट की और बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है उसमें गवर्नमेंट हेल्प करता है। वो जो लिस्ट है उसमें मेजरली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, लाइक एम्स दिल्ली है, चंडीगढ़ पीजीआई है, एसजीपीजीआई लखनऊ भी है उसमें। ऐसे करके जितने मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, जिपमर है और लखनऊ का आई थिंक केजीएमयू भी है, ऐसे ऐसे मेजर इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े हैं वो उसमें लिस्टेड है। मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या क्या किस किस जो है ऑर्गेनाइजेशन से मैनेज होता है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि 2005 में आया था, अब एनआरएचएम और एनयूएचएम तो और एनएचएम, इन तीनों में कंफ्यूजन अक्सर रहता है। ठीक है, तो एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में आया, सबसे पहले यही आया। उसके बाद में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया 2013 में, और जब अर्बन हेल्थ मिशन आया तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया एनएचएम में। ठीक है, एनएचएम को पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया और इन दोनों के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, तो ये है, और ये बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जो रिमोट एरियाज हैं, रूरल एरियाज के, जो अर्बन एरियाज के वल्नरेबल एरियाज हैं। वल्नरेबल एरियाज मतलब जो स्लम है या जो अर्बन में भी रिमोट एरिया में आते हैं, जहां तक
मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी पहुंच नहीं है, वहां तक लोगों की पहुंच नहीं है, बहुत गरीब है, उनके लिए 50 रुपए 100 रुपए रिक्शा करके भी आना बहुत टफ है। तो वैसे जगहों तक नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी होते हैं वो पहुंच के उनको उनके इजी टू एक्सेस बनाने के लिए कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड CHC। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो आया था, उसी के तहत मनरेगा स्कीम चलाई गई, जो कि 2005 में चलाई गई, जो 100 डेज गारंटी के साथ जो है एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं। एक चीज मनरेगा का याद रखना, मनरेगा में 100% मैनुअल वर्क करने की बात है। इस पे जो है क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैनुअल वर्क इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे बुलडोजर लगा देंगे, ठीक है, तो फिर कर्मचारी से काम क्या कराएंगे जिनको रोजगार देना है। तो ये एक तरीके से ऐसा स्कीम है जिससे लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा के रखी जाए। नहीं तो अगर इनके पास जेब में पैसे डालते जाएगा, एक तरीके से गवर्नमेंट का स्कीम है जेब में पैसे डालने का, बट उनसे कुछ काम भी लेना है। ऐसा नहीं करना है कि उनको घर बैठे पैसा देना है, नहीं तो वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो उसमें मेंशन है कम्प्लीटली कि मतलब कोई भी मशीनरी वर्क नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम मैनुअल वर्क होना चाहिए। सोशल वर्क विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ क्या काम करते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एडवोकेसी करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, एंड राइट्स ऑफ डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, जो उनके और राइट्स हैं उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी काफी मेजर रोल प्ले करता है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट काफी मेजर रोल प्ले करता है फॉर पर्सन विद मेंटल इलनेस। एंड एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो 2015 में लॉन्च किया गया, ये किया गया कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बैरियर फ्री बनाओ, मतलब एक्सेसिबल फॉर ऑल, उसमें कोई ऐसा बैरियर ना रहे जिससे लोकोमोटर डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं, जिनमें हाथ या पैर में किसी भी लिम्ब में इम्पेयरमेंट हो, जो चलने में या हाथ में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी में काउंट किया जाता है। या जो विजुअल इम्पेयर्ड है तो उनको दिखाई नहीं देगा, तो वो कैसे जाएंगे, तो आपने देखा होगा वो एक स्टिक के सहारे चलते हैं, और स्टिक के सहारे जो उभार वाला रास्ता बनाया जाता है वो उन्हीं के लिए बनाया जाता है कि विजुअली इम्पेयर्ड उस उभार वाले रास्ते से अपने जहाँ उसको जाना है उस स्थान तक पहुंच जाए। इवन आप लोग लिफ्ट में देखते हो तो लिफ्ट में ऐसे ऐसे करके कुछ बूंदे रखे हुए होते हैं, वो उस कौन सी लिपि पे होता है, ये विजुअल लिपि, ब्रेल लिपि के। तो ब्रेल लिपि किसके लिए होता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए। आप देखते हो जितने भी गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप देखते हो स्क्रीन रीडर का रहता है एक ऑप्शन, वो किसके लिए होता है, विजुअल इम्पेयर्ड जी विजुअल इम्पेयर्ड के लिए होता है। इवन आप जब देखते हो कि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट का, तो उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेटर होता है। साइन लैंग्वेज किसके लिए होता है, इन्हीं के लिए होता है, सर वो डीफ एंड डम। हाँ, तो ये सब किस में आएगा, प्रमोट्स बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपको और हमको ये जरूर लगता है, वो जो वीडियो में ग्रुप में भेजा था श्रीकांत का नाम से जो एक वेब सीरीज आया था जिसमें राजकुमार राव ने एक्ट किया हुआ है, तो वो इस चीज पे काफी ज्यादा फोकस किया है कि किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का ही क्यों ना हो, उसको ये नहीं फील कराना है कि यू आर डिफरेंट देन फ्रॉम अस। ठीक है, उनको उनकी सेल्फ स्टीम नहीं कम करनी है। एंड देन अप्लाइड सोशल वर्क इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स, तो हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल में क्यों जरूरी है, बिकॉज हमारा जो एक मेडिकल सोशल वर्कर का रोल होता है, हम क्या करते हैं, साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज उनको मेडिकल सपोर्ट तो मिल रहा है, बट उन्हें हमें इमोशनल सपोर्ट, साइको सोशल सपोर्ट के साथ साथ उनका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कैसे बैरियर फ्री हो पाए, कैसे फाइनेंशियल हार्डशिप को ओवरकम कर पाए। आज का एक केस आपको बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश का मंडी, आप लोगों ने एक जगह सुना होगा जहां से सांसद है कंगना रनौत। सुना है सर, मंडी
हाँ, तो वहाँ क्या हुआ कि 2 साल पहले बहुत बड़ा फ्लड आया था। आप लोगों ने न्यूज़ में खूब देखा। तो उस फ्लड में एक फैमिली है, उसकी उसका पूरा घर बह गया, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट चला गया। एकदम मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बचा। ठीक है? वाइफ का डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड उसके मायके रखा हुआ था, तो वो वाइफ का सिर्फ आधार कार्ड बचा। अब करंट में ना उनके पास मोबाइल था, ना उनके पास राशन कार्ड, ना आधार कार्ड, तो हम कुछ ट्रैक ही नहीं कर सकते। और पेशेंट जो है वो पेशेंट लगभग 23 इयर्स ओल्ड है, और वो एक हाइट पे लकड़ी, मतलब यहाँ के लोग मैक्सिमम चूल्हे पे खाना बनाते हैं, और वो गए थे लकड़ी लाने पहाड़ों पे। कहीं हल्का सा पैर फिसला, बरसात हो रही थी, और उससे उनके स्पाइनल में इंजरी हो गई। मतलब वो पिछले 2 महीने से बेड पर है, और उसके पास पैसे नहीं है। ना हम उसकी आयुष्मान कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, यहाँ हिम केयर चलता है, ना हम हिम केयर एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि उसका राशन कार्ड भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर हेल्पलेस हो जाते हैं, डॉक्टर के पास कोई जो है उपाय नहीं होता है। तो यहाँ पे एमएसएसओ का रोल होता है। अब एमएसएसओ क्या करेगा यहाँ पे? एमएसएसओ अगर कोई एजेंसी है जो फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है तो उनसे वो हेल्प की डिमांड करेगा, या हॉस्पिटल का अपना फंड होता है, जैसे कि हम लोग करते हैं पुअर फ्री ट्रीटमेंट। तो पुअर फ्री ट्रीटमेंट की प्रोसीजर होती है, प्रॉपर नोटिंग होता है, असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, और वो सब कौन करता है? एमएसएसओ करता है। एमएसएसओ के अप्रूवल, रिकमेंडेशन पे अप्रूवल मिल जाता है, बट उसमें थोड़ी प्रोसेस ज्यादा होती है। तो यहाँ हमारा मेजर रोल हो जाता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक तो उसे हम इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं कि कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, हमारी हॉस्पिटल की टीम आपके साथ है, आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है, इसमें ठीक होने में इतना टाइम लगेगा। तो ये एक टाइप का क्या है? उसका साइको एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन है रिगार्डिंग देयर लॉट ऑफ, उनके क्या होते हैं, कंसर्न होते हैं कि हमारे हस्बैंड को या हमारे पेशेंट को इतना मेजर इंजरी हो गया है, ठीक होगा कि नहीं होगा, बेड से उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, खर्चा कितना लगेगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो इन सारे डोमेन को आप देखोगे तो क्या क्या आएगा? फाइनेंशियल डोमेन, ठीक है, सोशल डोमेन, साइकोलॉजिकल कंडीशन, इन सारे कंडीशंस को एक साथ। अब दूसरी और एक हार्डशिप देखो आप, उसकी जो पत्नी है वही इकलौती देखने वाली है। उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी 7 मंथ की हो गई है, यानी आफ्टर 2 मंथ वो उसका डिलीवरी का डेट है। अब अगर उसकी डिलीवरी का डेट आ गया, नजदीक डिलीवरी होना होगा, तो फिर कौन उस पेशेंट को संभालेगा और उसको कौन संभालेगा? तो ऐसे कंडीशन में आपको लाइजनिंग करना पड़ेगा उसके नियर डियर जो भी रिलेटिव्स हैं, नियर डियर उसके जो फ्रेंड्स हैं। तो इस तरीके से वो सारा काम जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो हम करते हैं। ठीक है, इसीलिए वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल्स। हमारे अंदर वो पेशेंस है, हमारे अंदर वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारे अंदर वो एम्पैथी की क्वालिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लेके चलना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस। ह्यूमन राइट्स मतलब कि जो एक इंसान होने के मात्र से ही आपको राइट्स मिल जाए, उसे हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ठीक है, लाइक खुले हवा में, शुद्ध हवा में सांस लेने की सांस लेने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, है ना, ये सब ऐसे राइट्स हैं जिनको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। अगर देखा जाए कि बहुत सारे नेपाल के लोग यहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंट्स रह रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के रह रहे हैं, तो उनको आप उनके जीवन जीने में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते। उन्हें आप भारत के जो राइट्स हैं, लाइक पेंशन का स्कीम, एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है, वो सब नहीं दे सकते। या अगर यहाँ के इंडिया के स्टूडेंट्स का अगर किसी कोर्स में 15,000 फीस है, तो उनको आप 25,000 लगा सकते हो, वो उसमें कुछ नहीं कह सकते। बट ये कह देना कि नहीं हम आपको पढ़ना ही नहीं, पढ़ने का ही अलाउ नहीं करेंगे, वो गलत है। ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स आ जाता है। तो ह्यूमन राइट्स में हम क्या करते हैं? लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये एक लॉ है जो ह्यूमन राइट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनको देता है, और स्ट्रेंथ कर उनकी जो है लीगल प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करता है टू फेसिंग सोशल, मतलब डोमेस्टिक अब्यूज। अब डोमेस्टिक अब्यूज में क्या क्या हो सकता है? जो क्राइटेरिया अलग है वो क्या है? फिजिकल है, इमोशनल है, फाइनेंशियल है, एंड एक और क्या रह गया? मेजर सेक्सुअल सेक्सुअल अब्यूज।
जो इमोशनल एब्यूज ये है कि सपोज करो आप ह्यूमिलेट करते हो, बिना कुछ कहे भी अपने पत्नी को आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, यानी विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो इमोशनल में आ जाएगा। या ऐसे सपोज करो, इसको मजाक मत समझना, जैसे वाइफ की कोई अर्निंग नहीं है आपके, और वाइफ को सजने संवरने के लिए उसको कुछ गहने ज्वेलरी चाहिए, कुछ लिपस्टिक चाहिए, जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, इतनी आपकी इनकम है, बट आप उसको जानबूझ के प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसे आप किसी भी कंसर्न सोसाइटी में उसे ये फील कराना है कि आपके हस्बैंड पे ही आपकी डिपेंडेंसी है और आप जो है हमारे से एक लो कैटेगरी की हो, तो ये भी एक इमोशनल वायलेंस होता है, ठीक है। और इस पे बहुत सारे केस हुए हैं। फाइनेंशियल में भी सेम चीज है कि उसकी बेसिक नीड्स को आप नहीं पूरा करते हो जानबूझ के, तो वो फाइनेंशियल अब्यूज आएगा। सोशल वर्क इन मेंटल हेल्थ सेटिंग, मेंटल हेल्थ में क्या हम करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, साइकोथेरेपीज करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं। अब आप कहोगे कि रिहैबिलिटेशन क्या है? रिहैबिलिटेशन मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका इलाज लंबे समय से चल रहा है, अब उसको आपको ये कन्वे करना है कि आपको जीवन भर इलाज कराना पड़ेगा। सपोज करो सीवियर साइकोसिस का केस है, तो सीवियर साइकोसिस का केस 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, साल भर में ठीक नहीं होता है, इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, इवन कभी कभी पैन लाइफ ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में हम बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बीइंग अ साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, बीइंग अ सोशल वर्कर क्या कर सकते हैं? उसको ये चीज का तो स्टिग्मा ही है सोसाइटी में, और सोसाइटी में जिस चीज का स्टिग्मा है उसको लेके उसका जो सोशल क्लास है, जो सोसाइटी में रिलेशंस है, उसको डेंट तो लगेगा ही। तो जहाँ पे सोसाइटी में रहते हुए डेंट लग रहा है उसके सोशल रिलेशन पे, वहां पे उसको इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो रिहैबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई एक बताए। रिहैबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हो हेल्प? किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको कनेक्ट करा सकते हैं सर। और क्या कर सकते हो? सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट का स्कीम है वो नहीं उनको बताओगे। गवर्नमेंट का स्कीम क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी है अगर, तो उसको कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको, पहला रिहेबिलिटेशन का स्टेप क्या है, वो डिसेबिलिटी कार्ड कैसे बने, उसके लिए हम इनको अवेयर करेंगे। तो डिसेबिलिटी कार्ड क्या कैसे बनता है? यूडीआईडी की वेबसाइट है जिसको स्वावलंबन भी बोलते हैं। यूडीआईडी आप लोगों को पता है? कलर भी याद रखना, कार्ड का कलर भी याद रखना। माइल्ड का कौन सा कलर होता है, मॉडरेट का कौन सा होता है, सीवियर का कौन सा होता है, प्रोफाउंड का कौन सा होता है। चारों कैटेगरीज के अलग अलग कलर के कार्ड होते हैं डिसेबिलिटी के। और जो बिलो 40% होता है, 40% क्या है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी अगर 40% से नीचे है डिसेबिलिटी तो उसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, डिसेबिलिटी की जो भी बेनिफिट्स व्हाइट कार्ड मिलेगा। तो इनिशियल स्टेप जो है वो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी है कि नहीं ये असेस करना। और अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है, उसमें हेल्प करना, इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग करना कि आपको बेनिफिट्स लेने के लिए डिसेबिलिटी कार्ड कहाँ से बनवाना पड़ेगा, कैसे बनवाना पड़ेगा, उसमें हेल्प करना। और अगर कार्ड बन जाता है तो देन उसका फाइनेंशियल क्या क्या हेल्प हो सकता है, मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, बेनिफिट है इसकी पेंशन की, वो बताना, उसकी प्रोसीजर बताना कि पेंशन कैसे मिलेगा। दूसरा उसको ये बताना कि आपको एजुकेशन में, एकेडमिक में एडमिशन में कितना मिलता है, 5% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। तो ये सारे ऐसे जो भी हेल्प हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो बताना है। हमेशा ये देखना है सस्टेनेबिलिटी की। उसको आज कोई एजेंसी 10 दिन के लिए रख लेगी नौकरी पे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रखेगी ना। तो उसको ये दिखाना है कि कौन से ऐसे जॉब के लिए आप फिट हो जिसमें 100% आप अपना दे सकते हो और उसको सस्टेन कर सकते हो।
ठीक है, तो ये रिहेबिलिटेशन में आ जाता है। और यहीं पे अगर पर्सन विद मेंटल इलनेस नहीं है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, डेफनेस है, तो उससे रिलेटेड अगर लिम्ब में कोई प्रॉब्लम है, लिम्ब इम्पेयर्ड है, मान लिया एक पैर कटा है, तो आप एलिम्को से या गवर्नमेंट के वैसे एलिम्को किसके अंडर काम करता है? MSJE आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने वाली एक कंपनी है एलिम्को, जो अंडर MSJE काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर ये पैसा लेके नहीं देता है, पैसा लेके अगर आप लेना भी चाहोगे तो ये पैसा लेके नहीं बनाता है, बाकी और प्राइवेट कंपनीज हैं। तो यहाँ से लिम्ब मंगाने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है या स्टेट की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एक सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न ये है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और आपको अपना डिसेबिलिटी कार्ड लगाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी कार्ड के साथ साथ आपको जो है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लगता है कहीं कहीं, 100 हर जगह नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजन है। बेसिकली जो सबसे मेजर है वो आपका डिसेबिलिटी कार्ड और आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये दो चीजें लगाने से आप जो है उसको लिम्ब प्रोवाइड करा सकते हो। विजुअल इम्पेयरमेंट वालों के लिए टैब आता है और डेफ के लिए भी कुछ ऐसा टैब ही आता है जो वॉइस क्रिएट करता है, तो ये सब डिवाइस भी मंगा सकते हो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए भी, IDD के लिए भी कुछ डिवाइस आता है। इवन सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए भी कुछ कुछ डिवाइस आते हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कंडीशन यही है। एंड जो सर क्या क्या देना पड़ता है? डिसेबिलिटी कार्ड और डिसेबिलिटी कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, और उसके अलावा भी कुछ कुछ रहते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, और राशन कार्ड तो खैर नहीं लगता इसमें। बाकी अलग अलग स्टेट के अलग अलग पोर्टल हैं, तो देख सकते हो आप उसमें जो जो लगेगा। बट सर आपने जो डिफरेंट कार्ड बताया था ना, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इसके कलर्स आपने बताया, कौन से कलर होंगे एक बार बता देते प्लीज। कलर आप लोग बताना मुझे, अब सब कुछ यही बता दूंगा तो फिर आप क्या पढ़ोगे? ये पढ़ना है आपके लिए। आप उसके वेबसाइट पे जाओगे UDID पे, तो उसमें कलर का मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, अगर नहीं ढूंढ पाओगे तो बाद में तो मैं बता ही दूंगा। थैंक यू सर। ये आप लोगों के लिए टास्क है, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि 1982 में आया और रिवाइज्ड हुआ 2017 में, इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट हुए। और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के साथ साथ एक और प्रोग्राम चला जिसको DMHP बोलते हैं। DMHP कब लागू हुआ? 1996। ठीक है। स्टार्टिंग में कितने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था? 12 20 डिस्ट्रिक्ट 12 स्टेट, आई थिंक ऐसा था। कंटेंट मैंने दिया हुआ है, देख लेना। 12 स्टेट। तो जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो जितने भी मेंटल इलनेस हैं उनको कवर करने के लिए, इजी टू एक्सेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, इजी टू एक्सेस क्या हो सकता है? हर जगह डिस्ट्रिक्ट में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया गया। DMHP के अंडर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो किसका था? साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर और साइकियाट्रिक नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो इतने कोर टीम में माने जाते हैं, इतने कोर टीम में होने ही चाहिए। साथ साथ एक केस रजिस्ट्री असिस्टेंट, मल्टीपल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ऐसे करके जो है कम्युनिटी आउटरीच वर्कर करके है एक, मतलब लगभग 7 से 8 पोस्ट सैंक्शन है। बट मेजरली यही 4 पोस्ट आप भरे हुए देखोगे, क्योंकि ग्रांट्स तो बहुत कुछ आते हैं बट उसको 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आपने राजस्थान का भी देखा ही कि वहां पे आए तो सभी बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन कितनी सैलरी कम है। अब उसमें कौन कितना डेडिकेशन के साथ काम करेगा ये तो आप खुद ही जानते हैं, क्वेश्चनेबल है ये। एंड देन अगर देखें तो सोशल जस्टिस का यहाँ पे हमारा रोल क्या हो जाता है? इंक्लूजन थ्रू एडवोकेसी, एम्पावरमेंट, पॉलिसी रिफॉर्म्स and understanding laws and initiatives enhance the effectiveness of social work in health, disability, poverty and mental health। तो ये ओवरऑल हमारा सोशल जस्टिस का रोल होता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर इन इंडिया। तो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है अब क्यों जरूरत हो जाती है? आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो है ही है, फिर MSJE की क्यों जरूरत पड़ जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सिर्फ हेल्थ पे काम करता है,
ठीक है। MSJE सोशल वल्नरेबिलिटी है, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, अगर किसी के ह्यूमन राइट को वायलेशन हो रहा है तो उन सारे चीजों पे कंक्लूसिवली काम करती है। तो एक तरीके से आप देखोगे तो हेल्थ का एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करता है, लेकिन 100% हेल्थ का ही ये काम नहीं करता, बाकी सोशल इंक्लूजन के लिए भी काम करता है। इसीलिए आप देखोगे शेड्यूल कास्ट के हेल्प के लिए भी काम करता है, इनके अपब्रिंगिंग के लिए काम करता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी काम करता है, ओबीसी के लिए भी काम करता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी करता है, एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए करता है, पर्सन विद मेंटल इलनेस के लिए भी करता है। तो ये हेल्थ वाली बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करता है, बट हेल्थ वाली बेनिफिट्स कैसे इनको फ्री मिल जाए, इजी टू एक्सेस हो जाए, उसके लिए जो है ये एडवोकेसी करता है। तो इसीलिए MSJE इज डिफरेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम से लाइक दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम जो कि 1990 में आया था, 99 में आया था, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू NGO वर्किंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, प्रमोटिंग रिहेबिलिटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे, जैसे सारथी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो सारथी ऑर्गेनाइजेशन ये पर्सन विद मेंटल इलनेस, पर्सन विद स्पेशली ये पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ साथ मेन तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का प्रेवलेंस ज्यादा है, इसलिए इनके यहाँ ज्यादा रहते हैं, बट साथ साथ ये विजुअल इम्पेयर्ड और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इन सब के लिए भी काम करते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं जरा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? कोई एक बताए। तो जिसमें दिमाग का विकास कम होता है? नहीं, सिर्फ दिमाग का विकास कम नहीं, जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब जिसमें डेवलपमेंटल डिलेज के वजह से इश्यूज होता है, और उसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के वजह से होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, उसको न्यूरो डेवलपमेंटल। सेरेब्रल पैल्सी में आएगा। हाँ, सेरेब्रल पैल्सी देखो दो चीज है, सेरेब्रल पैल्सी होता क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, ठीक है। बट ये रखते किसमें है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी में रखते हैं। जब आप कार्ड बनवाने जाओगे तो डॉक्टर किस में रखेगा इसको? क्राइटेरिया किस में रखेगा? जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो रखेगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। बट अगर इसका इलाज कराने जाओगे तो किसके पास जाना पड़ता है? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। दोनों कंडीशन देखो, ये क्या है? सिम्टम्स इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी के दिखेंगे, बट है किसके वजह से? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। तो ये आएगा उसमें आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। देन आपका आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ठीक है। तो ASD आ जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। सर आई थिंक IDD भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में ही आता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। और इसी में जैसे आप जी टिक डिसऑर्डर, टिक डिसऑर्डर बोल रहे हो? टिक डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी होता है। इसमें दो होता है, एक न्यूरोलॉजिकल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। जो जानबूझ के धीरे धीरे वो सीख जाता है, दो तरीके का होता है। टिक मतलब कि एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, वो फेस पे भी हो सकता है, आईज पे भी हो सकता है, और हाथ पे भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें एक होता है मैनरिज्म, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। ये सब प्योर साइकेट्री हो जाती है। मैनरिज्म मतलब कि जो एक मैनर की तरीके से करता है, और एक होता है वॉलेंट्री, यानी वो जानबूझ के स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है। तो टिक डिसऑर्डर इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में नहीं आता है, बट है ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी, और साइकोलॉजिकल यानी एक बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकता है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में बेसिकली जो मेजर काउंट किया जाता है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो आपको पढ़ना है, जिसपे क्वेश्चन आता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में प्रॉब्लम क्या होता है? उसमें सोशल विड्रॉल, मतलब सोशल कनेक्टिविटी नहीं होती है, आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं करता है बच्चा, स्पीच इम्पेयर्ड हो सकते हैं, और हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है। ऐसे मेजरली आयसा स्केल है, इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म असेसमेंट। तो आयसा स्केल के जो डोमेन है वो आप देखोगे तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के साथ साथ आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है,
एंड जो डाउन सिंड्रोम में एक आपको मैंने पेपर दिया था, उसमें दिया था डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, नाक चपटी होती है, आंखें छोटी होती हैं, साइड की किनारे की तरफ धसी हुई होती है आंख, माथा चौड़ा होता है। तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम उन फीचर्स से पता चल जाता है कि ये बहुत हाई चांस है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, अभी मतलब फिजिकल फीचर्स हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम का केस हो सकता है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसको NSAP बोलते हैं, 1995 में आया, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू एल्डरली, विडोज एंड डिसेबल्ड इंडिविजुअल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और एडिप वाला जो प्रोग्राम है, एडिप में जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए एड्स प्रोवाइड करते हैं, फिट करते हैं। और इसी एडिप के अंदर एक आता है जो बिलो 5 ईयर, बिलो 7, मतलब जितना जल्दी हो सकता है ऐसे बच्चे में इम्प्लांट लगाए जाते हैं जो डेफ है, तो उनकी हियरिंग जो इम्पेयरमेंट है वो ठीक हो जाती है। लेकिन वो उसका कंडीशन होता है, वो सारा पैसा गवर्नमेंट पे करता है, बट उसके लिए आपका राशन कार्ड, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डॉक्टर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डॉक्टर है, यानी एटलीस्ट MD-MS होना चाहिए, उनका वेरीफाई करके वो देते हैं, एक फॉर्मेट होता है, तो उससे वो एड्स भी फिट हो जाते हैं। तो उसके लिए सर्जरी होती है, काफी लंबा प्रोसीजर होता है, तो वो चीज आप लोग आगे अपने यहाँ पे किसी को जरूरतमंद है कोई, तो आप प्रोसीड कर सकते हो। एंड देन एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसको सुगम भारत योजना भी बोला गया है, सुगम में करके आता है स्कीम है, तो वो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो भी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसको बैरियर फ्री बनाए, जिससे पर्सन विद डिसेबिलिटी आराम से इजी वे में एक्सेस कर पाए, उसके वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, जो चल तो बहुत दिन से रहा है, बट अब जो है थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नशा मुक्त भारत अभियान ये चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अभी आगे इसमें हमने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। एंड द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो 2016 में आया, जिसमें 7 कैटेगरीज हैं और 21 पहले 7 डिसेबिलिटी था, अब 21 डिसेबिलिटी हो गया है। और कितने टाइप्स हैं, 8 टाइप मतलब 8 कैटेगरी है, कैटेगरीज 8 है, उन 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसको। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी को पहले 3% रिजर्वेशन मिलता था गवर्नमेंट जॉब में, अब 4% मिलता है। तो हमारे लिए जो चैलेंजेस थे वो लिमिटेड रूरल एक्सेस और अवेयरनेस की प्रॉब्लम थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे देखेंगे आप तो मेंटल इलनेस को ओवरकम करने के लिए टेलीमानस स्कीम लाया गया। एंड बाकी इलनेस को ओवरकम करने के लिए, ट्रीटमेंट गैप को कम करने के लिए कौन सा स्कीम लाया गया, टेलीमेडिसिन का कौन सा स्कीम लाया गया, याद है आप लोगों को? ई संजीवनी। ई संजीवनी में क्या होता है, रूरल सेटिंग में जो डॉक्टर होते हैं, मतलब जो NM बैठती है रूरल हॉस्पिटल HWC में, वो डायरेक्ट डॉक्टर है, वीडियो कंसल्टेंसी कराते हैं प्रोफेसर से, प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। तो ये कुछ स्कीम है जो आप लोग पढ़ लेना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 2018 में आया, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज के लिए है। ये याद रखना OPD के लिए नहीं है, OPD के लिए नहीं है, IPD के लिए है। और OPD में जैसे किसी को मान लिया लिख गया MRI, अब MRI का कॉस्ट मान के चलो 5000 है, अब गरीब है तो उसको क्या करते हैं, डे केयर में एडमिशन कराते हैं। डे केयर क्या होता है, दिन भर के लिए उसको IPD में एडमिट करते हैं, उसका फॉर्म होता है, उस फॉर्म को वहाँ का कंसल्टेंट या वहाँ का जो भी JRSR है वो भर के देता है, और फिर उसी पे डे केयर में एडमिशन हो जाता है, और वो MRI का कॉस्ट भी कवर हो जाता है। तो आप ये डे केयर वो वही वाला फॉर्म होता है ना, इंटेंट फॉर्म जिसे कहते हैं, पुअर BPL फॉर्म, गरीबों वाला? नहीं, वो अलग चीज है। ये डे केयर फैसिलिटी, जैसे आप IPD में और मरीज को एडमिट करते हो, वैसे इन्हें भी एडमिट करना पड़ेगा।
तो वो एडमिशन जब आईपीडी में हो जाएगा, डे केयर में हो जाएगा, एक दिन के लिए एडमिट करेंगे, 4-6 घंटे के लिए एडमिट करेंगे, बस उसी बिहाफ पे उनका आयुष्मान में कवर हो जाएगा। ये इस पर्पस से है। सर ये 5 लाख पर फैमिली नहीं है ना, ये पर मेंबर है शायद से। नहीं, अब यही तो कंफ्यूजन है। अभी तक जो मैंने देखा वो 5 लाख दिखाता है हर व्यक्ति के कार्ड में। अब ये समझ नहीं आ रहा कि जो एक राशन कार्ड में कोई 6 है, कोई 7 है, तो वो सबके लिए है 5 लाख या ओवरऑल। बट अभी तक जो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट है उसमें 5 लाख फैमिली के लिए पर फैमिली है। ठीक है, तो हम हाँ, अभी पर फैमिली जो है। ऑप्ट करेंगे वो सर, पर फैमिली ऑप्ट करेंगे। सर बिहार में तो अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं सबके लिए है सर। इंडिविजुअल कार्ड में दिखाता है 5 लाख, प्रत्येक सदस्य के लिए 5 लाख लेकिन है वो फैमिली में है और वो भी 5 लाख जो कैटेगराइज किया गया है। उसको भी अगर आप पॉलिसी में जाएंगे, जो मेजर डॉक्यूमेंट है उसमें जो आपको पूरा सेक्शन मिल जाएगा, कैसे क्या किया है वो सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो फैमिली के लिए है। एक बार चेक भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अभी तक डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है वो फैमिली का ही दिखा रहा है। और बाकी ऐसे कार्ड में आप चेक करोगे 5 लाख पर पर्सन दिखाता है, बट है अभी पर फैमिली का ही। तो आप क्वेश्चन जो ऑप्ट करोगे वो पर फैमिली आप ऑप्ट करोगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट की कुछ लर्निंग की वेबसाइट है, जैसे कर्मयोगी है, तो कर्मयोगी में एक्चुअली मैंडेटरी किया था कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को ये कर्मयोगी का कोर्स कंप्लीट करना है, कम से कम 150 क्रेडिट या ऐसे कुछ था कि इतने क्रेडिट लाने। तो उसमें जब मैंने किया था तो उसमें 5 लाख पर फैमिली ही है। तो जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में दे रहा है हम वही ऑप्ट करेंगे, अपना दिमाग अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन का आप लोगों को बताया ही 2005 में आया, और ये किस लिए है, मेजर फोकस इसका प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पे है। लाइक सबसे ज्यादा जो है वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे इनका फोकस रहता है, डिजीज को प्रिवेंट करने का और इम्यूनाइजेशन का। डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे हम लोग क्या इनिशिएटिव लेते हैं, हेल्थ एजुकेशन और साथ साथ में इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन और हेल्थ एजुकेशन दोनों प्राइमरी प्रिवेंशन है। इस पे भी क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन की ऐसी इनिशिएटिव्स, ऐसा स्टेप जिससे रोग को होने देने से रोका जा सके। ठीक है, वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। आईयूसीडी का यूज करना वो प्राइमरी प्रिवेंशन है, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, मतलब फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, ये अब पीएमजेएवाई में मर्ज हो गया। एंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये 2003 में आया, जिसको पीएमएसएसवाई कहते हैं। इसी के अंडर 85 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेवलप किए जाने की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किए जाने की बात रखी गई थी, और एम्स जैसी इंस्टीट्यूट यानी एम्स बढ़ाने की बात की गई थी। तो अब आप देखोगे पीएमएसएसवाई के वेबसाइट पे जाओगे तो ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो यही होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन करना और एम्स की संख्या बढ़ाना। तो अब करंट में देखोगे तो लगभग 22 एम्स जो है, 22 एम्स में लगभग 14-15 एम्स 100% फुली फंक्शनल है, बाकी कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ पार्शियल ओपीडी सिर्फ उनकी रन कर रही है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का आपको बताया 1982 में आया, एंड डीएमएचपी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1996 में आया। जननी सुरक्षा योजना 2005 में आया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए और प्रेग्नेंट वीमेन को विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने में। मिशन इंद्रधनुष जो आया वो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, जो कि चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट वीमेन के लिए 100% इम्यूनाइजेशन को कवर करने के लिए ये मिशन चलाया गया। एंड देन द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में आया। ये क्या काम करता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनके एक स्टैंडर्ड को सेट करना और उनके रजिस्ट्रेशन कराना उनका। अगर करंट डेटा का देखेंगे, देखो कुछ डेटा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको आप लोग अपडेट अपने से भी कर लेना थोड़ा सिंसियरली। मैंने कोशिश किया है अपडेट करके देने के लिए, कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है। ठीक है, आयुष्मान भारत लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरी को कवर कर रहा है एज पर पीएमजेवाई डेटा। 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज अचीव्ड अंडर मिशन इंद्रधनुष।
mental health access 30% increase in mental health service reached due to NMHP initiatives। जो NMHP ने इनिशिएटिव लिया है, बहरहाल डेटा तो ये दे रहे हैं 30% का, बट अभी भी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी जो हो रही है सर्विस की वो अभी काफी पुअर है। एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो 2014 में 130 था वो अब 97 है। और ये जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो मेजर किया जाता है वो 1 लाख पे मेजर किया जाता है, 1 लाख पॉपुलेशन पे। तो ये याद रखना, 1 लाख लाइव बर्थ पे मेजर किया जाता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रिड्यूस फ्रॉम 40 इन 2014 टू 28। अब आप लोगों को एक और चीज बता दूं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। नियोनेटल क्या होता है और इन्फेंट क्या होता है, इसमें फर्क पता है आप लोगों को? सर बर्थ के सर 0 to 28 डेज तक 0 to नियोनेटल। 28 डेज इसको बोलते हैं नियोनेटल। इन्फेंट किसको बोलते हैं? सर 1 मंथ से 3 मंथ। 1 ईयर। इन्फेंट 0 to 1 ईयर। इसको 28 डेज को आप उसमें घटाओगे नहीं, क्योंकि 0 से 1 ईयर के बीच में अगर डेथ होती है तो इन्फेंट में काउंट होगा। अगर 28 डेज से ऊपर है तो इन्फेंट में काउंट होगा, बट ओवरऑल इन्फेंट ही बोलेंगे अगर 0 से 1 ईयर है तो। एंड चाइल्ड किसको बोलते हैं? चाइल्ड मोर्टालिटी कितने एज को मेजर करता है? सर 5 ईयर तक। 0 to 5 ईयर। ठीक है, तो ये सब बहुत जरूरी है। एंटीनेटल किसको बोलते हैं? सर बिफोर डिलीवरी जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो एंटीनेटल केयर है, पोस्टनेटल आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, सबसे जो पहले प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन कराना होता है कितने वीक में कराना होता है? 12 वीक से पहले के बीच में। कौन हेल्प करता है? सर आशा हेल्प करती है। ठीक है। और उसके बाद न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट सिस्टम है वो कौन प्रोवाइड कराता है प्रेग्नेंट लेडी को, कौन ध्यान रखता है? सर आंगनबाड़ी में उनका नॉमिनेट किए जाते हैं, वो आंगनबाड़ी से भी होते हैं। आंगनबाड़ी की स्कीम के अंडर आता है? सर यूनिसेफ के अंदर। ICDS अंदर आता है। यूनिसेफ कोई और संस्था, इंडिया की संस्था नहीं है। सॉरी, मतलब सर यूनिसेफ चलाते हैं ना आंगनबाड़ी। ICDS किसके? नहीं, यूनिसेफ का उसमें वो एक एक्सटर्नल एजेंसी के तौर पे काम करता है, बाकी उसका कोई मेजर गवर्नमेंट का वो हेल्पिंग हैंड है, ना कि गवर्नमेंट का पार्ट है। ICDS कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। वो अन्नपूर्णा से याद रखो कि वो अन्न प्रोवाइड कर रही है। पोषण स्कीम किसके लिए? पोषण स्कीम सर गरीब बच्चों के लिए सर। मिड डे मील वाला सर। मिड डे मील में भी कवर होता है पोषण ना, पोषण अभियान। अच्छा, सप्लीमेंट के तौर पे कौन सा जो है बांटा जाता है टैबलेट? सर फॉलिक एसिड और आयरन। किसको कम करने के लिए, किस अभियान के तहत है ये? सर ये एनीमिया। सर ये नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव लॉन्च जो हुआ था। इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, इतना आप लोगों का हो गया कवर। अब हम आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में आया था। इसका क्या रोल था? फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिंक्स मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल टू इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत। एंड अटल पेंशन योजना 2015 में आया, ये भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए था। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर के लिए। जो ओल्ड एज थे, अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए। एंड ये जब काम करेंगे तो क्या होगा? डिपेंडेंसी उनकी घटेगी। ठीक है। एंड देन स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ स्कीम्स, जो जैसे स्टेट स्पेसिफिक में हिमाचल का है हिम केयर।
ये बहुत अच्छी स्कीम है हिम केयर। आप लोग ऐसे समझिए कि ये जैसे अभी आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, ठीक है। अब एडमिट होने के बाद आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ क्या लगाना है, राशन कार्ड। राशन कार्ड लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, ठीक है, पेशेंट का। और 1,000 रुपए का प्रीमियम है। 1,000 रुपए का प्रीमियम 3 साल के लिए। और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में बनता है। अगर मान लिया देखा जाए तो अगर आप 50 वेटिंग में हो तो दिन भर में ये डेवलप कर देते हैं कार्ड। और यहाँ की फैसिलिटी इतनी अच्छी है, इनका जो कस्टमर केयर सर्विस है, सपोर्ट सिस्टम है, बहुत अच्छा है। सबका कॉल उठाते हैं। और अगर बहुत सीरियस कंसर्न है, आप अपना अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन नंबर बता देते हो और डॉक्टर का प्रूफ लगा देते हो कि तुरंत सर्जरी होनी है, तो ये लोग तुरंत भी वेरीफाई कर देते हैं। तो ऐसा अगर हेल्थ का सिस्टम हो जाएगा तो जो बर्डन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बीपीएल फैमिली के लिए ये 360 रुपए लगता है 3 साल का, ये भी है। 60 प्लस वाले पेशेंट के लिए फ्री है। अब बताओ कितना अच्छा है। सर ये प्रीमियम मंथली है या ईयरली है? मैंने बोला तो 1,000 रुपए 3 साल के लिए। 1,000 रुपए एक साल में तीन साल सर ये हिमगिरी जो है, जो जॉब कर रहे हैं वो भी बनवा सकते हैं क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड है वो भी? हिमकेयर, हाँ, हिमकेयर जो है ये इन्होंने क्या कर रखा है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो स्टेट के तो आप हिमकेयर का ले सकते हो सर्विस। तब फिर आपको रीइंबर्समेंट वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। या आप रीइंबर्समेंट ले लो या हिमकेयर के अंडर ट्रीटमेंट ले लो। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है, अगर उनकी सैलरी का उसमें है कि कुछ इनकम इससे कम है तो उनका भी प्रीमियम कम लगता है, नहीं तो 1,000 रुपए में उनका भी 3 साल के लिए बन जाता है। और ये पूरी फैमिली का बन जाता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बनेगा। तो ये बेनिफिट है। और हिमकेयर यहाँ पे एम्स में भी चलता है और यहाँ के जो और हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी चलता है, प्राइवेट में भी चलता है। तो कुछ सोशल जो हिमकेयर है ये गवर्नमेंट का है या? हाँ, गवर्नमेंट का है। इतना प्राइवेट कौन देगा 3 साल 1,000 रुपए में, वो भी पूरी फैमिली के लिए। गवर्नमेंट का है, ठीक है। कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ और होलिस्टिक वेलबींग के लिए, वो देख लेते हैं। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो कि पोषण अभियान अभी हमने आप लोगों से डिस्कस किया 2018 में है। ये माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन में है, प्रेग्नेंट वीमेन में है, उसको कम करने के लिए। प्रेग्नेंट वीमेन में अक्सर आप देखोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी उनका जो हीमोग्लोबिन है वो काफी कम पाया जाता है। तो उस हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए जैसे ही प्रेगनेंसी। अच्छा हाँ, एक और चीज है आप लोगों को ये बताना भूल गया, जो प्रेग्नेंट लेडी है इनको जो फोलिक एसिड का और इसका विटामिन डी का, ठीक है, मेजरली फोलिक एसिड का जो कोर्स चलाया जाता है वो कब से कब के लिए मैंडेटरी है? पहले फॉलिक एसिड दिया जाता है 3 मंथ तक, उसके बाद आयरन स्टार्ट किया जाता है। फोलिक एसिड आयरन एक ही है? मतलब सर जो पहले टेबलेट्स आ रही थी ना, ओनली फॉलिक एसिड बोल रहे थे कि पहले फॉलिक एसिड दो। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस मंथ तक, कितने मंथ तक फोलिक एसिड एंड आयरन दिया जाता है? ये कोर्स है सर आयरन और फॉलिक एसिड दोनों की बात कर रहे हो आप? हाँ, 6 मंथ की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब से स्टार्ट करते हैं और 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, मतलब देखा जाए तो टोटल 9 मंथ चलता है। एज पर गाइडलाइन 9 मंथ चलानी होती है फोलिक एसिड। इसको आप लोग याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मुझे ध्यान सर एक बार। हाँ जी सर ये एक बार फिर से बता दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रेगनेंसी जैसे 6 महीने की हो गई तो वहां से स्टार्ट करना है फोलिक एसिड एंड आयरन, और आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक वो चलानी होती है। मतलब कि देखा जाए टोटल 9 मंथ तक ये चलानी होती है फोलिक एसिड एंड आयरन एज पर द गाइडलाइन। सर पर प्रैक्टिकली तो पहले ही स्टार्ट कर देते हैं इसे। हाँ, स्टार्ट तो कर देते हैं, बट जो गाइडलाइन में है कि एटलीस्ट 2 मंथ आपको कम से कम ये चलानी ही है सपोर्ट के लिए।
सर मगर ये गलत बात है ना, जैसे अगर फॉलिक एसिड आप पहले नहीं दोगे विदिन 3 मंथ तो उसके सारे और मतलब ऑर्गन्स बन जाते हैं बच्चे के, उसी के लिए ये कंपल्सरी होता है। तो आफ्टर मतलब 6 मंथ में मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब ये मिनिमम है मैडम, ये मिनिमम है। मिनिमम और मैक्सिमम में फर्क होता है। मिनिमम का मतलब कि इतना चलाना ही चलाना है, इससे कम ओके तो ओके मतलब अगर ये नहीं चलाते हो तो हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम सर समझना किसी है। स्कीम में सर किसी स्कीम में ये स्कूल के फीमेल्स को भी तो देते थे ना, स्कूल चिल्ड्रन, हाँ फीमेल हाँ, वो स्कूल वही चिल्ड्रन। एनीमिया मुक्त हाँ वो भारत अभियान में। हाँ सर, वो 6 मंथ से 59 मंथ तक के बच्चों के लिए वो आयन सिरप आती है। हाँ, तो वो इसे एक लेते हैं, पिंक उसी में टैबलेट आप होती है सर, वो स्कूल दी में जाती है पढ़ती हैं एडोलेंस लड़कियां, को। उनके हाँ वो लिए। पिंक कलर पिंक टैबलेट एडोलेंसेंट को होता है। वो फोलिक एसिड एंड आयरन ही होता है जो बच्चों को दिया जाता है, स्पेशली फोकस्ड वो गर्ल चाइल्ड के लिए है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा इस बार कंसेंट भी लिया, कंसेंट स्कूल्स में लिया, और उसके लिए वेक्टर बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो एल्बेंडाजोल चलाया जाता है। तो एल्बेंडाजोल भी आप लोग ध्यान रखो, वेक्टर बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। और इस बार चूंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने केस कर दिया था, तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि वो एक कंसेंट जो है पेरेंट्स को भेजते हैं कि आपके बच्चे को अल्बेंडाजोल दिया जाना है, अगर आप अलाउ करो तो दें, अदरवाइज ना दे, ऐसा करके कंसेंट था। ठीक है, तो ये सब बेसिक प्रिवेंशन मेथड्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया, इसका सैनिटेशन इंप्रूव करने के लिए, हाइजीन इंप्रूव करने के लिए, और जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान का नाम चेंज हुआ है, क्या हो गया है? सुंदर भारत अभियान। हाँ, सुंदर भारत अभियान हो गया है। सर ये कब हुआ? अभी रिसेंटली हुआ है, मतलब मान के चलो 6-6 महीने हुआ है। सर ये डॉक्यूमेंटेड हो गया है क्या? क्योंकि हाँ हाँ हाँ, डॉक्यूमेंटेड हो गया। ये वेबसाइट पे जो रहता है मैं वही बताता हूँ, ऐसे हवाई चीज तो मैं कतई नहीं रखता, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना वो ऑथेंटिक होने चाहिए डेटा। The Food Security Act 2013 ensures subsidized food grains to nearly 75% of the rural population and 50% of the urban population। तो जो ये सब्सिडाइज्ड फूड है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितने कितने रुपए का है, याद है आप लोगों को? 3:1 का रेशियो है। चावल महंगा होता है, गेहूं सस्ता होता है, और मोटे अनाज 1 रुपए का। ठीक है, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो ये चना वगैरह और ये मक्का उक्का देते हैं। ठीक है, सही बोल रहा हूँ या गलत तो नहीं है? आप लोगों को पता है कि नहीं? सर कहीं कहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। हाँ, तो बीपीएल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है मैडम, बीपीएल फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने और कितने जो किलो मिलता है सर ये 5 किलो पर फैमिली पर पर्सन होता है। ओके सर। कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रहता है सर, कि कौन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अंत्योदय वालों के लिए अलग है, पीएच वालों के लिए उससे अलग है, बीपीएल के वो लिए अलग है, नहीं, जो बीपीएल के लिए तो फ्री एपीएल वाले रहेगा, उनके लिए अलग है। एपीएल को कहाँ 2 रुपए मिलता के है? हिसाब से मिलता है, 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, 5 ही कितने रुपए चावल। वो हिमाचल का बता रहा हूँ, बाकी सब स्टेट का अलग अलग है, क्योंकि इसको स्टेट के जो फूड कॉर्पोरेशन है वो देखते होते हैं। बट ये जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 3:1 वाला ही है रेशियो। जी, अच्छा, एक वो आप और सही चीज, कह रहे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, स्त्री अन्न किसको बोला गया? सर मिलेट्स। मिलेट्स। मिलेट्स ईयर कब घोषित हुआ, कौन से ईयर को बोला गया? 23 सर। और मिलेट्स मैन ऑफ द इंडिया किसको बोला गया? ये एम्स दिल्ली में क्वेश्चन आया हुआ था, मिलेट्स मैन ऑफ द इंडिया। सर डॉक्टर खादरवली। खादरवली कहाँ के हैं ये? झारखंड के हैं भाई। हाँ सर, वो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये रैंडमली याद आ गया। मिलेट्स में क्या खासियत होती है मिलेट्स की? फाइबर ज्यादा। फाइबर ज्यादा होता है, और जो
न्यूट्रिशन होता है वो स्लोली रिलीज होता है, तो वो एकदम से ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता और हेल्दी रहते, ज्यादा कम खाने पे ज्यादा समय तक भूख नहीं लगती। हाँ, और दूसरा क्या है, एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या बेहतर है? एनवायरनमेंट के लिए, हाँ बता रहा था, बताइए। कम कम पानी में हो जाता है। कम पानी में भी हो जाता है, और ड्रॉट मेनली जो है ये ड्रॉट प्रोन जो रीजन है उसमें ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इसमें अवध क्षेत्र के कितने लोग हैं? कोई है अभी? मतलब गोंडा, फैजाबाद, लखनऊ साइड के हैं कोई? सर मैं हूँ रायबरेली का। हाँ सर। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो हमारे पापा लोग बताते हैं कि जब गरीबी बहुत थी पहले, आज के लगभग 25 साल पहले, तो हमारी जो भूमि होती थी जो खेत की, वो कम फर्टाइल होती थी, मतलब उपजाऊ कम होती थी, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा होता था अनाज? जो एक तो सबसे ज्यादा कॉमन होता था, तालाब के किनारे ऐसे ही जम जाता था, बिना मतलब उसको रोपाई किए, बिना बुआई किए जम जाता था, उसको बोलते थे कोदो। इवन आप लोग देखोगे वहां पे एक कहावत बोली जाती थी अभी भी कि भैया हम कोदो बेच के नहीं पढ़े हैं। मतलब कोदो मतलब उसका इतना वर्थ इतना कम माना जाता था कि अरे ये तो वही खाते हैं जो बहुत गरीब है। और ये इसकी क्वालिटी क्या होती थी? कोदो में जो है ना अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी। ये कोदो कोई खा लेता था, कोदो का चावल होता था, तो जो कोई खा लेता था तो बहुत उसको नींद आती थी, मतलब एक नशा चढ़ जाता था। अब आज इसी कोदो को, यानी जो रागी है, कोदो है, ये सब कितना महंगा बिक रहा है इसको मिलेट्स के नाम पे। तो देखो कैसे जमाना चेंज हो रहा है। उसी कोदो को जो खाता था उसको बोला जाता था कि अरे तो बहुत गरीब है, बहुत ही जो है वल्नरेबल है। और आज उसी कोदो को कौन खा रहा है? गरीब खा भी नहीं पाएगा क्योंकि इतना महंगा हो गया है। और रागी, कोदो, तेलहा, ये सब ऐसी अनाज थे जो गरीब खाते थे। अब ये पूरा शिफ्ट हो गया है ये मोमेंटम। अब इसको अमीर खा रहे हैं, आप गरीब नहीं खा पाएंगे क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। मिलेट्स के नाम पे इतना लूट मचा हुआ है। कुकीज वगैरह सब आते हैं सर मिलेट्स में। सर वही बात है सर, जैसे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक है, उसमें बस नाम चिपका दिया, ऑर्गेनिक हो गया, इसलिए वो महंगा हो गया, वो शहरों में बिक रहा है ज्यादा। नहीं वो तो चलो एक अलग विषय में बता रहा हूँ कि मोमेंटम कैसे शिफ्ट होता है। तो समय बदलते टाइम नहीं लगता है, वो चीज बताना चाह रहा हूँ मैं। और जो ये आप बोल रहे हो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का, आप लोग ने अभी देखा होगा एक क्वेश्चन भी आया था, जो बीटी बैगन, बीटी टोमेटो, ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा रीजन है ना बीटी बैगन और बीटी टोमेटो। यानी बीटी मतलब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं उसमें? जो पहले आपने देखा होगा कि जो टमाटर होता था खेत में ही सड़ जाता था। अब कैसे है? अब टमाटर महीनों रखे रहो, टकाटक रहता है, एकदम मुस्कुराता हुआ, एकदम चमकता दमकता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि जिस बैक्टीरिया से उसको हार्म होती थी, जिसकी वजह से वो सड़ता था, उसी बैक्टीरिया का जीन, इसको बोलते हैं जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो उसकी बैक्टीरिया का जीन ही उसमें इम्प्लांट कर दिया, उस बैगन में, उस टमाटर में। तो पहले आपने देखा होगा कि टमाटर खेत में सड़ जाता था, बैगन खेत में सड़ जाता था, और अब बैगन और टमाटर लंबे समय तक चलते हैं। तो ये जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ टमाटर और बैगन में नहीं हुआ। ये जो आप ब्रोकली देखते हो, ब्रोकली भी तो किस फैमिली का है? तो वो गोभी वाली फैमिली का, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर दिया गया। एक मूवी भी तो आई थी इस पे, गोभी पे, काला गोभी था और उसको बोलता था कि ये सड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती हैं। आप जो देख रहे हो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, या जितने कार्डियोवैस्कुलर केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, वो इन जीएम क्रॉप्स का बहुत बड़ा रोल है। इवन जो हम बासमती चावल खाते हैं, बासमती चावल में भी बहुत जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि जहां पहले 1 बीघा खेत में सिर्फ 4-5 क्विंटल अनाज होता था, अब 1 बीघा खेत में 8-8 क्विंटल, 7-7 क्विंटल हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का फायदा है और नुकसान भी है। तो ये जो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक का फायदा नुकसान है, वही है कि अब उस खेत में बता रहे हैं कि हम कोई खाद नहीं लगा रहे हैं, मतलब पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे हैं, हम गोबर का खाद यूज कर रहे हैं, या जो सड़े गले हमारे अनाज के जो रॉ मटेरियल्स बचते हैं, जैसे पुआल हो गया,
या गन्ने का कुछ जो होता है पत्ती, वो सड़ा के डाल रहे हैं, बट अल्टीमेटली चाहे जितना आप कर लो कुछ ना कुछ मिक्स रहता ही है ना। तो वो तो अभी भी ऑर्गेनिक के नाम पे है, बट हाँ यही है कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड वाले से तो कम ही नुकसान करेगा जो ऑर्गेनिक वाले नाम पे बेचते हैं। तो ये चीजें बहुत शिफ्ट हो रही हैं। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मिलेट्स पे क्वेश्चन आते हैं और इन पे ये डीटी मतलब जो ऑर्गेनिक वाला बता रहे हो ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड का, नेट में क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग क्या कह रहे हो? उस क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा तो डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम शेयर कर देंगे, आप लोग पढ़ लेना, फिर बाद में डिस्कशन कर लेंगे। नेट में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नहीं सर, डिस्कस ही कर लेंगे उसको। उसको मैं शेयर भी कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना और उस थोड़ी तैयारी भी कर लेना उसके, तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो सोशल पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो सोशल पॉलिसी कितना जो है बेहतर बनाया जा सकता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है। सबसे पहले तो ये जो है गवर्नमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि पब्लिक होना चाहिए, नॉट बेनिफिट्स पर्पस से नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरली फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। प्राइमरली फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट बॉडीज एट लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, it draws from economics, sociology, law, political science and public administration। यानी इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि सारे डोमेन को असेस करते हुए कि फाइनेंशियल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की इश्यूज हैं उसको कैसे कम किया जाए। एंड वेलफेयर फोकस्ड होना चाहिए। वेलफेयर फोकस मींस कि इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर की, एजुकेशन की एंड सोशल सिक्योरिटी की। तो जो अभी आपको हमने बताया, अब हम बार बार कहेंगे तो आप लोग कहोगे कि यार हिमाचल प्रदेश का आप जो है कुछ ज्यादा ही गाथा गा रहे हो। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों की आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देखोगे तो बहुत आपको डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ का बंदा जो महीने का 30,000 रुपए कमा रहा है, उसकी आप लाइफ देखोगे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखोगे, और जो यूपी, बिहार और दूसरे स्टेट्स में 50-60 हजार रुपए महीने कमा रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बेहतर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हेल्थ पे उनको खर्चा करने के लिए सोचना ही नहीं है। उनको ठीक ठाक जो है हॉस्पिटल भी काफी अच्छे हैं और पॉपुलेशन बहुत कम है। हिमाचल की पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस 65 लाख है। सही बोल रहा हूँ मैं? 65 लाख है ना सर? अनिल सर आप हैं इसमें? अबाउट 65 लाख 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अभी तो सर बढ़ गया होगा, पहले 58 लाख था, अब तो बढ़ गया होगा। हाँ मैं 65 ज्यादा बोल गया, सॉरी 58 लाख था। और इनके यहाँ मेडिकल कॉलेज आप काउंट करोगे तो हर मेजरली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2-2 है। जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2 मेडिकल कॉलेज है। उसके अलावा जो इनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो काफी वेल इक्विप्ड है और वेल मैनर्ड में बिहेव करते हैं वहाँ के हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काफी स्ट्रांग है। तो इनको इजी टू एक्सेस प्राइमरी सेकेंडरी केयर है और फ्री है। टर्सरी केयर भी इनका फ्री हो जाता है, तो हेल्थ पे खर्चा नहीं है। एजुकेशन की क्वालिटी मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उसमें पढ़ाया अच्छा जाता है। यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, गवर्नमेंट ज्यादा है, और जो प्राइवेट है भी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेहतर है और दूसरा डिजीज भी यहाँ कम है इन कंपेयर टू जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऐसे ही एनहांस कर देता है। एंड देन डायनामिक होना चाहिए, मतलब कि जो सभी की क्राइटेरिया को मीट कर पाए। ऐसा ना हो कि बहुत ऐसा क्राइटेरिया लगा दो कि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, मतलब 75 तरीके का डॉक्यूमेंट कर दो तो वो इंसान जो है वो ग्रांट्स या वो बेनिफिट्स सरकार के ले ही ना पाए। एंड प्रिवेंटिव और रेमेडियल होना चाहिए, यानी एड्रेस बोथ प्रिवेंशन एंड रेमेडीज फॉर सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गोल्स वही सोशल जस्टिस हमारा गोल होना चाहिए। पॉवर्टी एलिवेशन, यानी जो पॉवर्टी है उसको कितना कम किया जा सके। एंड हेल्थ एंड वेलबींग एंड सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। जो कह सकते हो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसको अब इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ
finance, in the form of social condition, in the form of health condition, in the form of educational condition. अब आप जो मतलब बहुत ज्यादा विरोध करते हैं इस पे हमारा ये पर्सनल अपना ऑब्जर्वेशन है, इसको कोई ऑफेंड मत होना, मैं इसको डिबेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन के लिए SC ST के साथ जो चिल्लाते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, SC ST सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस लिए फेस करते हैं? SC ST की प्रॉब्लम क्या है? क्या सिर्फ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन एक प्रॉब्लम है? आप बताओ, एक ST बंदा है, उसको 5,000 रुपए महीने देके उसका हम फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव कर देंगे, तो क्या वो साइकोलॉजिकल कंडीशन उसका एक जो सवर्ण है, एक जो जनरल कैटेगरी में रहा है, जिसको बचपन से ही बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग भले ही ना मिला हो, लेकिन उसको बचपन से ही सोशली और साइकोलॉजिकली काफी अच्छे से ट्रीट किया गया है, इवन बचपन से ही उसको रिगार्ड किया गया है, उसको जो है सम्मान दिया गया है, और जिसको बचपन से ही प्रताड़ित किया गया है साइकोलॉजिकली। तो इन दोनों का जो थॉट प्रोसेस होगा, इनका जो कंडीशन होगा, साइकोलॉजिकल कंडीशन, वो डिफरेंट होगा। तो क्या सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस से इसका बेनिफिट हो जाएगा ना? नहीं होगा। इसीलिए जो है हम जो स्ट्रेटिफिकेशन आप देखते हो, स्तरीकरण, उसमें एजुकेशन भी आता है, उसमें हेल्थ भी आता है, और उसमें फाइनेंस भी आता है। अगर आप पैसे के आधार पे अपना स्तर ऊंचा कर ले गए, तो कोई जरूरी नहीं कि आपका सोशल कंडीशन बेहतर हो जाए। बहुत सारे ऐसे SC ST हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन आज भी उनके साथ कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है। ठीक है, कहीं मंदिर में गए तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। तो अनटिल एंड अनलेस उनके साथ वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो जीवन भर उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करता है। आप देखोगे कि एक बंदा बहुत ही इजीली जाके किसी बड़े अधिकारी से बात कर लेता है, एक इतना हेजिटेट होता है कि उसके अधिकारी के PA से नहीं बात कर पाता है। तो वो जो उसने लर्न बिहेवियर है जो बचपन से, क्योंकि आप लोग यहाँ साइकोलॉजी भी पढ़ के आए और पढ़ रहे हो, तो आप ज्यादा बेहतर सीख सकते हो कि जिस बच्चे को बचपन से ही ये सिखाएगा कि भैया उनका मत छूना मटका, उनका मत छूना ये, नहीं तो पाप लगेगा या बुरा हो जाएगा, तो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी। इसलिए इनके ओवरऑल सोशल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल हर चीज के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। मैंने पहले बोला था ना, जहाँ स्टिग्मा लग जाए, जहाँ सोशल एक्सक्लूजन हो, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, पैसे का नुकसान हो जाना थोड़ी देर के लिए नुकसान होता है, लेकिन आपकी सोशल और साइकोलॉजिकल कंडीशन में डेंट लगना बहुत बड़ा हार्म होता है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, हम लोगों को इन सारे डोमेन में सोचने की जरूरत है, और ये पॉलिसी इसीलिए बनाई जाती है। एंड देन स्कोप ऑफ सोशल पॉलिसी अगर देखेंगे, क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। तो आप सोशल सिक्योरिटी में देखेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वल्नरेबल ग्रुप लाइक एल्डरली एंड अनएम्प्लॉयड। तो एल्डरली के लिए क्या है, ओल्ड एज पेंशन जो चलाया जाता है, एंड और कौन सा पेंशन, आप विडो पेंशन देखोगे, विधवा पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन। तो ये जो पेंशन स्कीम है, ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी और सोशल डिफेंस में क्या फर्क है, आप लोगों को बताया था मैंने। सोशल डिफेंस एंड सोशल सिक्योरिटी में क्या फर्क है? क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा हूँ क्या मैं? देखो, सोशल डिफेंस जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपकी सुरक्षा में लगाए जाते हैं, जैसे पुलिस पर्सनल का काम है, तो ये सोशल डिफेंस हो गया। और सोशल सिक्योरिटी जो आपको समाज में असमानता से बचाए, जो आपको समाज में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको बराबरी का मौका देने के लिए जो एफर्ट्स गवर्नमेंट लेता है, वो सोशल सिक्योरिटी में आता है। तो जितने भी पेंशन स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो सोशल सिक्योरिटी में आएगा। एंड हाउसिंग में जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना, अफोर्डेबल आपका जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना, ये सब हाउसिंग और एजुकेशन में आ जाएगा। हेल्थ का आप लोगों को बताया ही, हिम केयर या आयुष्मान भारत स्कीम्स। फैमिली वेलफेयर में जो प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, यानी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन मतलब बच्चा हो जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ,
क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर होगी? अब सबसे पहले तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ही अगर डेफिसिट है तो वो आगे चल के बुद्धि भी हो सकता है कम हो, क्योंकि उसका शरीर का विकास ही ठीक से नहीं हो रहा है। आधे टाइम तो उसी के लिए टेंशन में रहेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा जो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें जो इंडिया का रैंक कम है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। एक है स्टंटिंग मतलब कि अपनी उम्र के हिसाब से वजन कम होना, उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना। तो वो सारी क्राइटेरिया की वजह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रेशियो जो है, मतलब हमारा जो स्थान है वो काफी कम है, ना कि भूखे लोग रह रहे हैं। लेकिन अब ये न्यूट्रिशनल डेफिसिट जो है वो मल्टीपल रीजन की वजह से होती है। अब जो हमने बताया आपको मिड डे मील की प्रोसेस, मिड डे मील चलाया क्यों गया? तो मिड डे मील इसीलिए चलाया गया ना, वो मैस्लो का आप लोग ने देखा ही होगा। सबसे पहला जो नीड है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड है। अब फिजियोलॉजिकल नीड मतलब कि रोटी अगर मिलेगा नहीं तो आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत, तुमने क्लास में भी बताई थी, अवध में चलती है कहावत, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। मतलब कि आप चाहे जितना कोशिश करोगे, जो भूखे पेट है उसको जो सपना भी आएगा तो वो खाने का आएगा। अब उसको ईश्वर नहीं दिखेगा जब तक कि उसका पेट ना भरे। तो जब पेट ही नहीं भरा रहेगा तो बेचारा पढ़ेगा क्या? इसीलिए मिड डे मील को इंट्रोड्यूस किया गया कि जब खाने के लिए मोटिवेशन रहेगा, वो जाके वहां खाना मिलेगा। पहला मोटिवेशन ये, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रहेगा, तो जो हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हमारा इम्प्रूव होगा। दूसरा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो अल्टीमेटली यूथ ही है ना, जो आने वाला है, जो अभी बच्चा है वो आगे चल के हमारे देश की जीडीपी में योगदान देगा। लेकिन अगर वो ह्यूमन रिसोर्स ही कमजोर रहेगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से, तो देश की जो जीडीपी है वो ऑटोमेटिक ग्रो नहीं कर पाएगी। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा हेल्थ का डिटर्मिनेंट्स। हेल्थ का डिटर्मिनेंट्स में क्या आता है? सबसे ज्यादा किस चीज पे मेजर किया जाता है कि कोई स्टेट या कोई जो है राष्ट्र हेल्दी है या अनहेल्दी है, या वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड, किस मेजरमेंट से देखा जाता है? कोई आप लोगों में से एक बताए। MMR, IMR, HDI, IMR और MMR, मतलब जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अगर जिसका ये इम्प्रूव्ड है, इट मींस कि वो हेल्दी स्टेट है, हेल्दी नेशन है। जैसे आप देखोगे इंडिया में जो है ड्यूरिंग 1947 सबसे ज्यादा जो इश्यूज था वो हेल्थ रिलेटेड ही इश्यूज था। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज आता था, पूरी गांव की गांव साफ हो जाती थी। इसीलिए 1947 के आसपास हमारी जो औसत आयु थी वो 32, यानी जो एज एक्सपेक्टेंसी था वो 32 ईयर ही था। लगभग 32 वर्ष औसतन जीते थे। और अब देखो कितना हो गया, 67.7 के आसपास हो गया। और ये किस सेंसस से है? 2011, यानी अब ये और ज्यादा बढ़ गया होगा, 70 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल किसके वजह से हुआ? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ी। पहले हमारे जो खेत होते थे उनकी फर्टिलिटी बहुत कम थी। अब भले ही हम जो है टेक्नोलॉजी और पेस्टिसाइड को ज्यादा फर्टाइल कर रहे हैं, बट एटलीस्ट खाने को तो मिल रहा है, भूखे तो नहीं मर रहे। भले ही कार्डियक अरेस्ट आता है और मर जाते हैं लोग, बट एटलीस्ट जिंदा तो काफी लोग है ना, उनको बचाए तो रख रहे हैं। अब इसीलिए आप देखो जापान में जो एज एक्सपेक्टेंसी है वो 80 क्रॉस कर चुका है। अब वहां पे बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। और हमारा जो फर्टिलिटी है वो कितना हो गया है? फर्टिलिटी कितना हो गया है इंडिया का? 2.0। मतलब हमारा टारगेट था 2025 तक 2.1 लाने का, लेकिन हमारा और घट गया, यानी अब बच्चे बहुत कम पैदा कर रहे हैं लोग। और ये जब ये कम होता चला जाएगा तो फिर क्या होगा? इसीलिए वन चाइल्ड पॉलिसी या टू चाइल्ड पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं ला रहा है। रीजन यही है, अगर वो ले आएंगे तो हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है आने वाले टाइम में घट जाएगी। डिपेंडेंट पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? सर ओल्ड एज को, एल्डर्स को और चाइल्ड को। ठीक है, तो ये जो एल्डर्स की संख्या बढ़ेगी वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, एंड कुछ आर्टिकल है जो जरूरी है सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
Article 16 provides equal opportunities in public employment. Article 21 guarantees the right to life, which includes the right to health. Article 39A promotes equal justice and free legal aid. Article 41 directs the state to ensure social security, health care and support for unemployed, sick and disabled person. अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो विडो पेंशन दिया जाता है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो कौन सा बताओगे? 41 सर। 41 तो ये 41 बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। अब ये सब चीजें बहुत सारे लोगों को लगता है कि रटना पड़ेगा, भैया रटना नहीं पड़ेगा। इसको आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर रहेगी तो बहुत ही इजीली आप इसको याद कर पाओगे, रट के तो काम नहीं चलेगा। एंड देन आर्टिकल 47 डायरेक्ट्स द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिट हार्मफुल सब्सटेंसेस। और जो आर्टिकल 46 है वो किसके लिए है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन एजुकेशन SC ST और आर्टिकल 42 मैटरनिटी पे सर, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया? 1961 सर। 1961 है ना। मैटरनिटी लीव कितने दिन का हो गया है? 26 डे वो वीक 2 days। पहले कितना था? 7 वीक। पहले 12 था ना? पहले 12 था सर। हाँ ठीक है सर। ये सर आर्टिकल ये 21 में जो बोल रहे हैं इसमें सर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इसको बता देना सर। 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार है, यानी आपके जीवन जीने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता, है ना। ये और आपका राइट टू हेल्थ के लिए कौन सा स्टेट बात कर रहा है और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया आपके स्टेट में? राजस्थान। तो ये जब से बात चली है तब से काफी ज्यादा शोर शराबा चल रहा है कि भैया राइट टू हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके डाला जाए। ठीक है, तो अभी ये इस पे 100% इम्पोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन है राइट टू हेल्थ। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट में ही उसको कंसीडर किया गया। एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में आया, जो मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, जो कि सब्सिडाइज फूड के लिए है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? 1986। 1987 में आया था सर। तो अब आज जो है काफी स्लो चल पाया मेरा क्लास, लगता है काफी डिस्कशन हो गया और आज यहीं वाइंड अप करते हैं। बाकी कल जो बाकी बच रहा है वो डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आप लोगों का आज का डिस्कशन? रिपीटिशन तो बहुत ज्यादा था नहीं, मुझे लगता है कुछ चीजें ऐड ऑन करके हमने डाली हुई थी। बाकी आप लोग बोलो, जो यूजीसी नेट का है वो आज मैं आप लोगों को शेयर कर दूं, पढ़ के उसको आप और बेहतर उससे रिलेटेड पॉइंट्स नोट कर सकते हो तो कर लेना। बाकी मेरे से जितना हो पाएगा वो मैं आप लोगों को नोट करके नेक्स्ट उसमें दूंगा। बहरहाल अभी तक मैंने जो करके उसमें किया है, जो प्रोविजनल आंसर किया है वो किया है, प्लस साथ साथ जो मुझे लगा कि इसको डिस्क्राइब कर देना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा हमने डिस्क्राइब भी कर दिया। टाइम ज्यादा नहीं था इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कर पाया हूँ। बाकी मैं कल संडे है तो कल कुछ क्वेश्चन जो मेजर उसके हैं वो डिस्कस करके फिर बाकी ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? यस सर, ठीक। यस सर। किसी का कोई क्वेरी? सर मैं ये बोल रहा था सर, संडे सैटरडे वाली